वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने मल्टीपल एलिज्म तक पढ़ लिया था। उसका ऊपर देख लिया था कि एबीओ ब्लड ग्रुप में कि वो साथ साथ कोडोमिनेंस के साथ साथ मल्टीपल एलील भी दिखाता है। अब उसका आगे कंटिन्यू करते हैं। ओकेजनली अ सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। अब ये क्या कह रहे हैं, ज़्यादातर क्या होता है, एक जीन एक ही असर दिखाता है, ऐसा हमने देखा है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है एक जीन एक से ज़्यादा इफेक्ट दिखा दे। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टार्च का सिंथेसिस होना पी के सीड्स में इस कंट्रोल बाय वन जीन। तो स्टार्च सिंथेसिस कौन कंट्रोल कर रहा है? यहाँ पे एक जीन कंट्रोल कर रहा है, उसके दो एलील हैं, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। अब जो स्टार्च है वो सिंथेसाइज होता है इफेक्टिवली जब बी कैपिटल बी होमोजाइगोट कंडीशन आ जाए। तो इसमें और क्या बनते हैं, यहाँ पे लार्ज स्टार्च ग्रेन्स बनते हैं जब कौन सी होमोजाइगस कंडीशन होती है। इन कंट्रास्ट इसी के अपोजिट में बात करी जाए तो जब स्मॉल बी होमोजाइगोट्स आते हैं तो वहाँ पे लेसर एफिशिएंसी होती है स्टार्च सिंथेसिस में, मतलब वहाँ पे स्टार्च का सिंथेसाइज इतने अच्छे से नहीं हो पाता और वहाँ पे क्या बनते हैं, स्मॉलर स्टार्च ग्रेन्स बनते हैं। तो हमने देखा जब कैपिटल बी और कैपिटल बी आएगा तो लार्ज स्टार्च ग्रेन बनेगा, जब स्मॉल बी आएगा तो स्मॉलर स्टार्च ग्रेन बनेगा। अब जब मैच्योरेशन हो जाता है सीड का, अब ये क्या बताना चाह रहे हैं, अलग चीज़ आ रही है। जब सीड मैच्योर हो गया जो कैपिटल बी वाले सीड्स थे वो कैसे आएंगे, राउंड, और स्मॉल बी कैसे आ रहे थे, रिंकल। तो ये क्या दे रहे हैं, लार्ज स्टार्च ग्रेन है, स्मॉल स्टार्च ग्रेन है, ये राउंड है और ये रिंकल्ड है। अगर हम ये तो कौन सी कंडीशन हो गई, होमोजाइगस कंडीशन। अब बात करते हैं हम हेट्रोजाइगोट की। तो हेट्रोजाइगोट जो सीड्स हैं, यहाँ सीड्स हैं वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, मतलब कौन सी कंडीशन आ जाएगी, हेट्रोजाइगोट मतलब कैपिटल बी और स्मॉल बी प्रोड्यूस राउंड सीड्स एंड सो बी सीम्स टू बी द डोमिनेंट एलीली। अब अगर ये आ जाए हेट्रोजाइगोट कंडीशन आ जाए तो बी हमें क्या लग रहा है कि डोमिनेंट एली है राउंड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि कैपिटल बी है तो राउंड आ रहा है, स्मॉल बी है तो रिंकल्ड आ रहा है। तो लेकिन जब कह रहा है जब हेट्रोजाइगोट कंडीशन आ जाए एक कैपिटल बी और एक स्मॉल बी तो उसमें भी जो शेप आ रही है वो तो राउंड ही आ रही है, लेकिन जो स्टार्च ग्रेन का साइज आएगा वो क्या आएगा, इंटरमीडिएट आएगा। बट द स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस आर ऑफ इंटरमीडिएट साइज। तो ये क्या दिखा दिया, अब इसने यहाँ पे फिर से इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमें दिखा दिया। किसके रिस्पेक्ट में इनकम्प्लीट डोमिनेंस आ रहा है, यहाँ पे स्टार्च ग्रेन के साइज़ के रिस्पेक्ट में है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि यहाँ पे जीन ऐसे कोई नहीं है कि एक जगह वो डोमिनेंट है एक जगह रिसेसिव है, ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट आने वाला है वो कैसा आएगा। सो इफ़ द स्टार्च ग्रेन साइज इज कंसिडर एज द फिनोटाइप, अगर हम स्टार्च ग्रेन को फिनोटाइप कंसिडर करें तो इस एंगल से जो एलीली है वो क्या दिखाता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखाता है। यहाँ से PYQ पूछा गया है, ये PYQ है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। किस एंगल से हम बात कर रहे हैं, स्टार्च ग्रेन के साइज से उसके फिनोटाइप को कंसिडर करते हुए। तो किसका एग्जाम्पल हो गया ये, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। देयरफॉर इसलिए जो डोमिनेंस है वो एक कोई ऑटोनोमस फीचर नहीं है जीन का या फिर प्रोडक्ट का कि इट हैज़ इन्फॉर्मेशन फॉर, कि उसके पास उस चीज़ के डोमिनेंट होने की इन्फॉर्मेशन है। वो डिपेंड करता है एज मच एज ऑन द जीन का प्रोडक्ट, कि उस जीन का प्रोडक्ट क्या आ रहा है और पर्टिकुलर प्रोडक्शन किस फिनोटाइप का वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है इस प्रोडक्ट से। As it does not particularly phenotype that we choose to examine in case more than one phenotype is influenced by the same gene। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, अब जीन तो एक ही था लेकिन वो दो फिनोटाइप को यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रहा है, एक तो शेप हो गया एक उसका साइज हो गया। तो ये यहाँ पे यही बता रहे हैं कि इस पर डिपेंड करता है कि जीन का प्रोडक्ट क्या आएगा और वो किस पर्टिकुलर फिनोटाइप के लिए वो प्रोडक्ट आगे आने वाला है। तो ये सब चीज़ें उस पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे इसी किस चीज़ का एग्जाम्पल हुआ, ये यहाँ पे हमारा प्लियोट्रॉपी का भी एग्जाम्पल हो गया, जब एक जीन एक से ज़्यादा इफेक्ट दिखाए, दैट इज़ प्लियोट्रॉपी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। अभी तक हमने देखा था एक जीन कैसे ट्रांसफ़र हो रहा था पेरेंट से प्रोजेनी में, अब हम देखेंगे कि दो जीन कैसे ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट से प्रोजेनी में। मेंडल ऑल्सो वर्क विद अ क्रॉस पी प्लांट दैट डिफर्ड इन टू कैरेक्टर्स। मेंडल ने जो क्रॉस किया पी प्लांट पे उसमें भी पढ़ा जिसमें दो अलग कैरेक्टर्स थे, एज सीन इन द क्रॉस बिटवीन pea plant and that has seeds with yellow color and a round shape and one that had seed of green color and wrinkle shape। तो उन्होंने क्या कैरेक्टर लिया यहाँ पे, जब दो जीन्स का इनहेरिटेंस को पढ़ना चाहा तो क्या क्या कैरेक्टर लिया उन्होंने, पी प्लांट लिया जिसके बीज कैसे थे, येलो कलर के और राउंड शेप के। दूसरे लिए उन्होंने जो ग्रीन कलर के थे और रिंकल शेप थे। तो अब हम चलते हैं सीड का कलर और सीड की शेप पे उन्होंने लिया, येलो कलर के सीड और ग्राउंड उसकी शेप, ग्रीन कलर के सीड के कलर और रिंकल उसकी शेप। मेंडल फाउंड दैट, उन्होंने ये देखा कि जो सीड रिजल्टिंग फ्रॉम द क्रॉसिंग ऑफ द पेरेंट हैड अ येलो कलर्ड एंड अ राउंड शेप सीड्स। क्या है उसके पास,
येलो कलर के और राउंड शेप के सीड्स आए। हेयर कैन यू टेल विच ऑफ द कैरेक्टर इन द पेयर येलो और ग्रीन कलर एंड द राउंड रिंकल वॉज डोमिनेंट। तो ये हम पढ़ के आए, येलो कलर क्या था, डोमिनेंट था सीड कलर में, क्योंकि हमने ट्रिक याद करी थी, पॉड कलर में क्या आएगा, PG। और राउंड क्या है, यहाँ डोमिनेंट है, अभी हमने पीछे टेबल में भी पढ़ा था। दस जो येलो कलर के वो डोमिनेंट है ओवर द ग्रीन और जो राउंड शेप है वो डोमिनेंट है ओवर द रिंकल। These results were identical to those he got when he made a separate monohybrid cross between yellow and a green seeded plant and between round and wrinkle seeded plant। तो यहाँ पे उन्हें वही रिजल्ट मिला जो उन्होंने मोनोहाइब्रिड में अलग अलग इन लोगों को, इन कैरेक्टर्स को लेकर उन्होंने क्रॉस किया था, वही रिजल्ट इनको यहाँ पे मिला। नाउ लेट अस सी द जीनोटिपिक सिंबल्स। अब हम जीनोटिपिक सिंबल समझते हैं। क्या जो कैपिटल वाई है वो डोमिनेंट येलो सीड कलर के लिए और स्मॉल वाई रिसेसिव ग्रीन सीड कलर के लिए। तो वाई किसके लिए है, सीड कलर के लिए। आर है राउंड शेप सीड्स के लिए और स्मॉल आर है रिंकल शीट शेप्स के लिए। अब बात करें जो जीनोटाइप है पेरेंट का, उसको हम लिख सकते हैं कैसे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, मतलब राउंड राउंड एक मेल से आया एक फीमेल से आया, तो इसलिए यहाँ पे ये हमारा ये क्या बन गया, जीनोटाइप बन गया। और यहाँ पे हम दो जीन्स की बात करें इसलिए यहाँ पे ये 4 एलीलीज आए हैं हमारे, वही स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब जो क्रॉस होगा बिटवीन द टू प्लांट कैन बी रिटन डाउन इन फिगर एज 4.7। वही क्या करेंगे, हम यहाँ पुनेट स्क्वायर बनाएंगे, showing the genotype of the parent plant. The gamete capital R and capital Y and the small y unite on fertilization। अब ये क्या है, ये जीनोटाइप है। अब जब गैमीट बनेंगे तो हमने पढ़ा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो दो में से कोई एक आएगा, दो में से उठ के कोई एक आएगा, तो ये गैमीट बना। इधर ये वाले हमारे जीनोटाइप है, यहाँ से एक उठ के आएगा, यहाँ से एक उठ के आएगा, ये क्या बन गए, गैमीट्स बन गए। मान लो ये मेल है गैमीट है और ये फीमेल गैमीट है। अब ये फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो बनेगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, सॉरी क्या बनेगा, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो ये क्या बन जाएगा, इसका हमारा फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा F1 हाइब्रिड बन जाएगा। टू प्रोड्यूस द F1 हाइब्रिड कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। जब मेंडल ने सेल्फ हाइब्रिडाइज करा F1 प्लांट को, अब इन्होंने इसको उठा लिया, जो F1 में इनका हाइब्रिड आया इसको उठाया और फिर इसमें क्या कराया, इन्होंने सेल्फिंग कराई। पहले तो क्रॉस कराया फिर सेल्फिंग कराई। अब क्या कराई, F1 में इन्होंने सेल्फिंग कराई, तो इन्होंने ये देखा कि जो 3/4 F2 प्लांट है उसमें क्या आ गए, येलो सीड्स आए और 1/4 के पास क्या आई, ग्रीन सीड्स आए। फिर से वही रेशियो चल रहा है यहाँ पे। द येलो एंड द ग्रीन कलर सेग्रीगेटेड एंड अ रेशियो ऑफ 3:1 के रेशियो में सेग्रीगेट हो गए येलो और ग्रीन कलर। अब जो राउंड और रिंकल सीड शेप थे वो भी सेग्रीगेट हुए 3:1 के रेशियो में, जैसे कि उन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में देखा था। तो यहाँ तक तो सब समझ आया, वही पहले वाली जैसी बात चल रही है। पहले वहाँ अलग अलग पढ़ के देखा, अब दोनों को साथ में उठाया, तब भी उन्होंने वही मोनो हाइब्रिड वाला रेशियो मिला। ये देखो यहाँ दिखाया गया है, ये पेरेंट जनरेशन है, राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन, इसके गैमीट बने, यहाँ गैमीट बना, फर्टिलाइजेशन हुआ, हाइब्रिड आया, फिर उसकी सेल्फिंग कराई और फिर नीचे ये क्या है, हमारी पूरी F2 जनरेशन पूरी। तो इधर फीमेल गैमेट्स इधर मेल गैमेट्स, इनकी क्रॉसिंग कराई और यहाँ पे सारे हमने प्रोजेनीज लिख दी। अब आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये कहाँ से आया, ये डाइब्रिड जो डाइहाइब्रिड क्रॉस अभी हमने पढ़ा उसके बेसिस पे आया हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये क्या कहता है, इन द डाइहाइब्रिड क्रॉस जो फिनोटाइप है, कौन कौन से फिनोटाइप जो हमें दिख रहे हैं सामने से, राउंड येलो रिंकल्ड येलो राउंड ग्रीन एंड द रिंकल्ड ग्रीन, ये सारे हमारे F2 प्रोजेनी में आए हैं। किस रेशियो में निकल के आए, ये 9:3:3:1 के रेशियो में सब निकल के आए। Such a ratio was observed for several pair of characters that Mendel studied। इन्होंने यही रेशियो भी और सारे कैरेक्टर्स के लिए देखा जो उन्होंने स्टडी करा था। अब जो रेशियो आया है 9:3:3:9 का, वो कैसे आया है कि उसमें क्या है, 3 येलो और 1 ग्रीन, साथ में 3 राउंड 1 रिंकल। ये डेरिवेशन को ऊपर से उठाया गया देखकर कि कितने राउंड आए कितने रिंकल के साथ, कितने येलो आए कितने ग्रीन के साथ, कितने राउंड आए ग्रीन के साथ, ग्रीन और रिंकल कितने आए। तो ये सारा रेशियो हमारा ऐसे उठ के आता है। ये इन्होंने फिर नीचे बताया भी है, देखो
combination of series of 3 yellow, 1 green with 3 round, 1 wrinkled. This derivation can be written as follow. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 round is to 1 wrinkled, 3 yellow, 1 green is equals to 9 round येलो, 3 रिंकल्ड येलो, 3 राउंड एंड ग्रीन विच टू 1 रिंकल्ड ग्रीन. तो ये पूरा ऐसे रेशो निकल के आया जो ऊपर हमने देखा. तो हमें ये रेशो याद रखना है किस रेशो में निकल के आते हैं. 9:3:3:1 के रेशो में निकल के आते हैं कि कौन कौन से फिनोटाइप. राउंड येलो, रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड ग्रीन. तो ये हमें याद रखना है ये क्या क्या है. तो यहाँ अगर इस पर कन्फ्यूजन हो रहा है तो अलग से लिख लो कि 9 किस चीज़ को बता रहा है. 9 बता रहा है राउंड और येलो को, राउंड और येलो को बता रहा है. वहीं पे फिर जो हमारा 3 रेशो है वो बता रहा है येलो और राउंड को. सॉरी एक मिनट. जो येलो और रिंक, पहला है हमारा राउंड और येलो, फिर है हमारा रिंकल्ड और येलो, फिर है रिंकल्ड और येलो, उसके बाद है राउंड और ग्रीन कलर, और उसके बाद है हमारा रिंकल्ड ग्रीन. ये तो यहाँ लिख लो ये 9:3:1 किसका रेशियो है. क्या सबसे पहले है राउंड येलो, फिर है रिंकल्ड येलो, फिर है राउंड ग्रीन, फिर है रिंकल्ड ग्रीन. ये 9:3:1 का रेशियो में ये रेशियो निकल के आया कि ये इस रेशियो में आएगा. बेस्ड अपॉन द सच ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे डायहाइब्रिड क्रॉस पे जो उन्होंने करा प्लांट डिफरिंग इन 2 ट्रेट्स, मेंडल ने प्रपोज करा सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन जिसे हम कहते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. इसे क्या कहा जाता है. मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. द लॉ स्टेट्स दैट व्हेन द 2 पेयर ऑफ अ ट्रेट आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ द कैरेक्टर. अब देखो ये कुछ सिमिलर लगेगा सुनने में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के जैसा, तो ये कुछ वैसा ही है. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हमने ये पढ़ा था जो 2 पेयर्स ऑफ एलीली होंगे जब गैमीट्स बनेंगे तो वो आपस में क्या होंगे, एक जाएगा, अलग अलग सेग्रीगेट होंगे, दोनों नहीं जाएंगे. ठीक है. और 50% चांसेस होते हैं कि कौन जाए. अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है जब वहाँ पे 2 कैरेक्टर्स आ गए, क्या हो गए, एक क्या हो गया, एक शेप का कैरेक्टर हुआ ना राउंड और रिंकल्ड, एक क्या हुआ कलर का कैरेक्टर हुआ. तो जब 2 कलर्स हैं, ये 2 जीन्स हैं, 2 कैरेक्टर हैं, तो जब गैमीट बनेगा, जब ये सेग्रीगेट होंगे तो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होंगे. मतलब ये ना इसको इफेक्ट करेगा, ये ना इसको इफेक्ट करेगा, दोनों इंडिपेंडेंटली अलग अलग सेग्रीगेट होंगे और गैमीट्स में जाएंगे. तो इन्होंने डायहाइब्रिड क्रॉस से ये कंक्लूजन निकाला कि जब भी 2 कैरेक्टर्स आपस में सेग्रीगेट होंगे, जब गैमीट बनेगा, जब वो ट्रांसफ़र होंगे तो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे, अपना अलग अलग सेग्रीगेट होंगे. द लॉ स्टेट्स दैट व्हेन द 2 पेयर ऑफ अ ट्रेट, व्हेन 2 पेयर ऑफ ट्रेट, 2 पेयर ट्रेट के जब कंबाइन हो रहे हैं एक हाइब्रिड में, तो सेग्रीगेशन एक पेयर का दूसरे कैरेक्टर से इंडिपेंडेंट रहेगा हमेशा दूसरे पेयर से. दूसरे पेयर ऑफ कैरेक्टर मतलब फिर से वही एलीली की बात चली. अब तो ये क्या था हमारा मेंडल्स का लॉ है ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, और ये रेशियो भी इंपॉर्टेंट है. और ये भी याद रखना कि किसका आता है, राउंड और येलो, फिर आता है रिंकल्ड येलो, फिर आता है राउंड ग्रीन, और फिर आता है रिंकल्ड ग्रीन. अब हम चलें. द पुन्नेट स्क्वायर कैन बी इफेक्टिवली यूज टू अंडरस्टैंड द इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन ऑफ द 2 पेयर ऑफ जीन्स ड्यूरिंग म्योसिस एंड द प्रोडक्शन ऑफ एग एंड द पॉलन इन F1. ये कह रहा है जो पुन्नेट स्क्वायर है हम उसको इफेक्टिवली बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं समझने के लिए कि इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन कैसे हो रहा है 2 पेयर जीन्स का, जब क्या होता है म्योसिस होता है और प्रोडक्शन होता है एग और पॉलन का, मतलब जब गैमीट्स बनते हैं F1 में, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई प्लांट में. कंसिडर द सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ जीन आर एंड स्मॉल आर. 50% गैमीट्स के पास कौन सा जीन जाएगा, कैपिटल आर, और दूसरे 50% के पास क्या जाएगा, स्मॉल आर. अब नाउ बिसाइड ईच गैमेट हैविंग ईदर कैपिटल आर स्मॉल आर इट शुड हैव द एलीली कैपिटल वाई और स्मॉल वाई. अब कह रहे हैं कैपिटल आर और स्मॉल आर का डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया, एक गैमेट में वो एलीली आ गया. अब जो दूसरा हमारा है एलीलीज जो है दूसरे कैरेक्टर के लिए वो भी आएंगे, उसमें भी यही चांस है कि 50% प्रोबेबिलिटी है एक में कैपिटल वाई चला जाए, एक में स्मॉल वाई चला जाए. Therefore, 50% of the R bearing gametes has capital Y and the other 50% have a small y.
सिमिलरली 50% कैपिटल आर बियरिंग गैमेट्स हैं एंड हैज़ वाई एंड द अदर 50% के पास स्मॉल वाई है। दस देयर आर 4 जीनोटाइप ऑफ गैमेट। अब क्या बन गए, 4 जीनोटाइप गैमेट्स बन गए, 4 टाइप के पॉलन और 4 टाइप के एग्स वहाँ बन जाएंगे। कौन कौन से 4 टाइप के, जहाँ पे दोनों ही कैपिटल हैं, जहाँ एक कैपिटल एक स्मॉल, जहाँ एक स्मॉल एक कैपिटल और जहाँ दोनों ही स्मॉल। तो ईच विद द फ्रिक्वेंसी ऑफ 25% ऑफ 1/4 ऑफ द टोटल गैमेट प्रोड्यूस। मतलब 4 गैमेट्स प्रोड्यूस हुए हैं और हर एक की फ्रिक्वेंसी क्या है, 25% चांस है, क्योंकि अब टोटल 4 बन रहे हैं। जब 2 थे तो 50% चांसेस थे कि कौन सा जाएगा, अब 4 बने टोटल तो 25% ये चांस है कि कौन सा किस में जाएगा। When you are write down the 4 type of egg and pollen on the 2 sides of the Punnett square, it's very easy to derive the composition of the zygote that give rise to the F2 plant. अब जब हम ये से पूरा पुन्नेट स्क्वायर बनाएंगे, यहाँ ड्रॉ करते थे, हमें लिखते थे इस साइड इधर गैमेट्स लिखेंगे चारों, इधर चारों गैमेट्स लिखेंगे और क्रॉस करके यहाँ पे पूरी जनरेशन्स बना देंगे हम, तो इसे कहते हैं पुन्नेट स्क्वायर। Although there are the 16 square, how many different type of genotype and phenotype are formed? वही जो अभी हमने ऊपर देखा, और क्या रेशियो निकल के आता है, वही हमें 9:3:1 का रेशियो निकल के आता है। तो हमें देखना है कि जीनोटाइप कितने आए थे और एक्सपेक्टेड फिनोटाइप्स हमारे कितने आए, ये हम इसमें ऊपर पुन्नेट स्क्वायर से काउंट करके लिख सकते हैं। तो मोनोहैबिट क्रॉस और डायहैबिट क्रॉस। तो मोनोहैबिट क्रॉस किसके लिए था कि वहाँ पे हमने पढ़ा कैसे इनहेरिटेंस होता है एक जीन का, फिर डायहैबिट में हम देखा कैसे इनहेरिटेंस होता है 2 जीन्स का। तो अब हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की। क्रोमोसोमल थ्योरी क्या, क्रोमोसोम क्या, उनमें क्या कैसे होता है, उस चीज़ की थ्योरी, दैट इज़ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल पब्लिश हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इन 1865। उन्होंने अपना काम कब पब्लिश करा, 1865 में, और उन्होंने वो 7 साल क्या थे जब उन्होंने काम करा था, वो हमें याद रखना है। हाँ, तो जो मतलब मेंडल जो थे उन्होंने अपना काम पब्लिश करा इनहेरिटेंस में कब, 1865 में, और जो उन्होंने काम करा था वो करा था 1856 से 1863। उस काम ख़त्म होने के 2 साल बाद उन्होंने 1865 में अपना काम पब्लिश करा। फॉर सेवरल रीजन वो क्या रहा, अनरिकॉग्नाइज रहा टिल 1900। पहला, अब देखो ये बताएं क्या क्या रीज़न थे, यहाँ से भी PY के पूछे गए कि क्या रीज़न थे कि उन्होंने इतना अच्छा काम करा, पब्लिश करा, लेकिन फिर भी उसको कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला टिल 1900। तो कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी। पहले क्या था, उस टाइम पे कम्युनिकेशन आसान नहीं था उन दिनों, उस काम इन दोज डेज, एंड हिज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिश्ड, इसलिए उनका काम ज़्यादा पब्लिश नहीं हो पाया। सेकेंडली, जो उनका कॉन्सेप्ट था जीन्स का या फिर फैक्टर्स कहें मेंडल्स के शब्दों में, तो वो क्या थे, स्टेबल और डिस्क्रीट यूनिट से जो कंट्रोल कर रहे थे एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स को, और पेयर ऑफ एलील थे जो कि ब्लेंड नहीं हो रहे थे एक दूसरे के साथ। वो किसी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, कंटेम्प्रेरीज मतलब जो उसके और साथ में लोग थे, उन लोगों ने उसकी इस बात को माना ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करा एज एन एक्सप्लेनेशन फॉर द अपेरेंटली कंटिन्यूस वेरिएशन सीन इन नेचर। क्योंकि उनका क्या कहना था कि वहाँ पे जो वेरिएशन सब देख रहे हैं हम, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई थी, लेकिन उन लोगों ने उनकी उस चीज़ को माना ही नहीं। थर्डली, मेंडल अप्रोच ऑफ यूजिंग, और उन्होंने क्या यूज़ करा था इसमें, मैथमेटिक्स यूज़ करी थी, और बायो वाले के लिए थोड़ा मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन उतना नहीं पड़ा समझ में। तो मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल फेनोमेना वॉज टोटली अ न्यू एंड अनएक्सेप्टेबल टू मैनी ऑफ द बायोलॉजिस्ट ऑफ हिज टाइम। वही बात आ गई, पूरा एकदम से नया था और बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ने उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करा। Finally, though the Mendel work suggested that the factor or genes were discrete units, he could not provide any physical proof for the existence of the factor और say what they were made of। मतलब उन्होंने ये सब तो बताया कि वो ऐसे ट्रांसफ़र होते हैं, ऐसे जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पाए, उसका कोई प्रूफ नहीं दे पाए कि वो किस चीज़ के बने हुए हैं, उनका एग्जिस्टेंस क्या है। तुम क्या कहोगे कि हाँ तुम इस चीज़ को देख के बता दो कि हाँ ये जीन है, हाँ ये फैक्टर है, तो वो उसका नेचर कि वो कैसे बने हुए हैं वो इस चीज़ें नहीं बता पाए थे। अब 1900 में क्या हुआ, 3 साइंटिस्ट आए अलग अलग। इन 1900 द 3 साइंटिस्ट कौन कौन से, डी वेरीज, दैट इज ह्यूगो डी वेरीज, कॉरेंस एंड द वॉन्स टेस्टमार्क इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड मेंडल्स रिजल्ट। उन्होंने मेंडल के रिजल्ट को दोबारा रीडिस्कवर करा इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर पे। ऑल्सो बाय दिस टाइम, क्योंकि अब एडवांसमेंट हो चुकी थी माइक्रोस्कोपी में, साइंटिस्ट ने केयरफुली ऑब्जर्व करा सेल डिवीजन को, जिससे वहाँ पे डिस्कवरी हुई स्ट्रक्चर की, जो न्यूक्लियस में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, डबल और डिवाइड करता है जस्ट बिफोर ईच सेल डिवीजन, तो उसे क्या गया, क्रोमोसोम। तो उन्होंने उस टाइम पे मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर करा, और वहाँ पे तब तक माइक्रोस्कोप आ चुके थे, तो उन्होंने सेल डिवीजन को अच्छे से पढ़ा, और उस टाइम पे उन्होंने क्रोमोसोम की डिस्कवरी भी करी। और कौन थे वो 3 साइंटिस्ट, ये भी पूछा गया है, डी वेरीज, कॉरेंस एंड द वॉन टेस्टमार्क, ये PYQ में पूछा गया है।
तो उन्होंने क्या करा, क्रोमोसोम की भी डिस्कवरी करी। दीज वर कॉल्ड क्रोमोसोम्स, और उनको क्या कहा गया, क्रोमोसोम किया गया। तो क्या थे ये स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, जो डबल और डिवाइड करते हैं जस्ट बिफोर द सेल डिवीजन, दीज आर क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स में है मीन्स कलर बॉडीज जिनको हम विजुलाइज कर सकते हैं स्टेनिंग से। बाय 1902 जो क्रोमोसोम मूवमेंट था ड्यूरिंग मियोसिस हैड बीन वर्कड आउट। अब क्रोमोसोम का मूवमेंट कैसे होता है ड्यूरिंग मियोसिस ये भी देखा गया। अब जो वॉल्टर सटेन एंड थ्योरन बावरी थे उन्होंने क्या नोट करा कि क्रोमोसोम पैरेलल है टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स, मतलब जैसे जीन काम करता है वैसे ही क्रोमोसोम भी काम करता है, मतलब उनका बिहेवियर बहुत सेम है। कौन थे वो, वॉल्टर सटेन एंड थियोडर बावरी नोटेड दैट द बिहेवियर ऑफ द क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ द जीन एंड यूज क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन द मेंडल्स लॉ। उन्होंने क्रोमोसोम के मूवमेंट का इस्तेमाल करते हुए, यूज़ करते हुए उसको एक्सप्लेन किया उन्होंने मेंडल्स के लॉ को। रिकॉल दैट यू हैव स्टडी द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन एंड ड्यूरिंग मियोसिस रिडक्शन डिवीजन। और ये हमने जब स्टार्टिंग में हम पढ़ रहे थे चैप्टर तब मैंने भी बताया था कि हमने देखा था कि कैसे क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, कैसे सेग्रीगेट होते हैं। तो वही ये कह रहे हैं, रिकॉल करो कि कैसे क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है, माइटोसिस जिसे हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं और मियोसिस जिसको हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट थिंग ये है यहाँ पे याद रखने की, जो क्रोमोसोम है एज वेल एज जीन्स वो क्या होता है, दोनों ही पेयर में होते हैं। और जो दो एलीली हैं जीन पेयर के वो लोकेटेड होते हैं होमोलोगस साइट्स पे या फिर होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे। मतलब मान लो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे, तो ये कहना चाहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं हमारे, उनकी यहाँ पे ये जो हम यहीं पे लोकेटेड होता है हमारे एलीलीज। तो जो दो हमारे दो एलीली होते हैं वो कहाँ लोकेटेड होते हैं, होमोलोगस साइट्स पे, होमोलोगस क्रोमोसोम पे। जैसे मानो एक सेकेंड, तो हम सपोज ये हमारा एक क्रोमोसोम है और ये हमारा दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। एक आया है मैटरनल क्रोमोसोम, एक है पैटर्नल क्रोमोसोम। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। अब जो एलीलीज हैं वो कहाँ लोकेटेड होंगे, होमोलोगस साइट्स पे। मतलब मान लो ये हाइट का कैरेक्टर है, इसका एक एलीली यहाँ पे है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये ऐसे लोकेटेड है होमोलोगस साइट्स पे। तो वही कह रहे हैं कि जो दो एलीली हैं जीन पेयर के वो होमोलोगस साइट्स पे होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे। और जैसे ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हो गए और ये इनके क्रोमैटिड्स हैं, और ये क्या होते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं। और आपस में अगर इनकी बात करें तो ये क्या कहलाए जाएंगे, अगर इन दोनों की बात करेंगे तो होंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। जो क्रॉसिंग होती थी वो नॉन सिस्टर के बीच में ही होती है, तभी क्या बनता है, हमारा रिकॉम्बिनेंट बनता है। ये हमने पूरा सेल डिवीजन में देखा है अच्छे से। तो वही अभी नीचे एक्सप्लेन कर रहे हैं, मियोसिस एंड द जर्म सेल फॉर्मेशन कैसे जा रही क्रोमोसोम्स में। ये G1 फेज़ आई, फिर G2 हमारे बाइवेलेंस बन गए यहाँ पे। मियोसिस की फर्स्ट है ये एनाफेज फर्स्ट, फिर मियोसिस सेकेंड हो गई ये एनाफेज 2, और यहाँ पे जर्म सेल्स बन गए। तो देखो ये इन्होंने दिखाया ना, मियोसिस फर्स्ट की एनाफेज है यहाँ पे, तो किस में कौन सेपरेट होता था ये हमें याद रखना है क्योंकि वहाँ से PYQ पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमें नीचे डायग्रामेटिकली पूरा दिखाया गया है, वही जो हमने पूरा सेल डिवीजन में पढ़ा था कि कैसे ये यहाँ पे सेग्रीगेट होंगे। वहीं यहाँ पे 4 क्रोमोसोम्स हैं, ये एनाफेज फर्स्ट आई, तो यहाँ पे क्या हुआ, एनाफेज फर्स्ट में यहाँ पे हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए। देखो 2 अलग सेल्स बन गए। फिर एनाफेज 2 आई तो वहाँ पे ये सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हुए और हमारे 4 सेल बन गए। अभी यहाँ पे कंपैरिजन दिखा रखा है जीन और बिहेवियर के बीच में क्या कंपैरिजन है। अब हम जब बात करें ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट, जो 2 क्रोमोसोम पेयर हैं अलाइन होते हैं मेटाफेज प्लेट पे इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। जो हमने पीछे फिगर वहाँ भी देखा, नीचे जो हमने अभी देखा कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या हो रहे थे, हमारे सेपरेट हो रहे थे।
To understand this, compare the chromosome of 4 different color in the left and right column. In the left column possibly 1, अब नीचे यहाँ समझाया गया है जो ऑरेंज और ग्रीन है वो सेग्रीगेट हो रहे हैं साथ में, लेकिन जो राइट हैंड पे कॉलम है वहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है कि ऑरेंज क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो रहा है रेड क्रोमोसोम्स के साथ। तो ये सब प्रोबेबिलिटी होता है, ये कोई प्री प्लान नहीं होता कि कौन किसके साथ जाएगा, ये सब रैंडम प्रोसेस होता है कि कौन किसके साथ जाके साथ में सेग्रीगेट हो जाए, लेकिन बस एक दूसरे को वो ये नहीं करते कि एक दूसरे के कैरेक्टर को इंटरफेयर करेंगे। पॉसिबिलिटी 1, एक लॉन्ग ऑरेंज वाला ये और एंड अ शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम, एक लॉन्ग ऑरेंज और एक शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम और एक लॉन्ग येलो और शॉर्ट रेड क्रोमोसोम है सेम पोल पे। अब वहीं पॉसिबिलिटी सेकंड में देखें तो क्या है, इधर ऑरेंज वाला है और शॉर्ट रेड है, इधर येलो लॉन्ग है और ग्रीन शॉर्ट क्रोमोसोम है। मियोसिस फॉर सेकेंड आई एनाफेज की, ये यहाँ पे फिर क्या हो गया, चारों डिवाइड हो गए। देखो पहले क्या हुआ है, एनाफेज फर्स्ट में वही होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग हुए, होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग हुए। एनाफेज 2 आई, फिर क्या हुआ है, सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हुए, सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हुए, चार सेल्स मिल गए, यहाँ पे भी सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हुई, सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हुई, यहाँ पे भी 4 जर्म सेल्स मिल गए। तो वही दिखा रहा है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स का इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट, मतलब एक दूसरे पे ना डिपेंड करते हुए वो अलग अलग क्या हो रहे हैं, सेग्रीगेट हो रहे हैं। तो Sutton and Bowdry argue that the pairing and separation of a pair of chromosomes would lead to the segregation of a pair of the factor they carried. Sutton united the knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principle and are called it chromosomal theory of inheritance. तो अब पूछ लें कि क्रोमोसोमल थ्योरी किसने दी थी, तो सटन एंड बावरी ने, और इन्होंने यही बताया कि जो पेयरिंग और सेपरेशन है क्रोमोसोम्स के पेयर का, उससे ही क्या होता है, सेग्रीगेशन ही होता है फैक्टर्स का जो वो कैरी करते हैं, मतलब जीन्स का। जब क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो रहे हैं तभी क्या हो रहे हैं, उसी की वजह से हमारे जीन्स भी, हमारे फैक्टर्स भी सेग्रीगेट होते हैं। इसलिए जो सटन थे और उन्होंने क्या करी, नॉलेज जो भी क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन की थ्योरी और मेंडल के प्रिंसिपल को कंबाइन करके उन्होंने क्या दी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी है, ये भी PYQ है, तो उसका आंसर जाता है सटन एंड बावरी। अब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस तो आ गई, लेकिन अब इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया, ये भी PYQ पूछा गया है। फॉलोइंग दिस सिंथेसिस ऑफ आइडियाज़, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय द थॉमस हंट मॉर्गन, किसने किया था, थॉमस हंट मॉर्गन ने इसका वेरिफिकेशन किया कि ये जो इन्होंने बोला है ये सब सही भी है कि नहीं है। तो एंड हिज कलीग्स, और उनके कलीग्स ने लेड टू द डिस्कवरी द बेसिस ऑफ फॉर द वेरिएशन दैट द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस, और वेरिएशन इन्हीं की डिस्कवरी यही आया कि जो वेरिएशंस आती हैं किसकी वजह से आता है, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही आती है वेरिएशंस। मॉर्गन ने किस पे काम करता है, टाइनी फ्रूट फ्लाइज जिनका नाम था ड्रोसोफिला मेलेनोजेस्टर, विच वर फाउंड वेरी सुटेबल फॉर सर्च स्टडीज़। इन्होंने ये भी पूछा है PYQ में कि किस पे उन्होंने काम करा, फिर ये रीज़न भी पूछा है कि इस पर क्यों काम करा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी PYQ पूछा गया है। दे कुड बी ग्रोन ऑन अ सिंपल सिंथेटिक मीडियम, क्यों, क्योंकि उनको किसी भी हम सिंपल सिंथेटिक मीडियम पे ग्रो कर सकते हैं लेबोरेटरी में। उनको वो अपनी लाइफ साइकिल बहुत ही कम समय में, अब कितने समय में, 2 हफ्तों में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेती हैं, और एक सिंगल मेटिंग से ही उनकी लार्ज प्रोजेनी वहाँ पे प्रोड्यूस होती है। तो ये सारे फीचर्स हैं जिसलिए उन्होंने चूज़ करा था। ऑल्सो देयर वाज अ क्लियर डिफ्रेंशिएशन होता है वहाँ पे सेक्सेस का, कि वहाँ पे आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन मेल है कौन फीमेल है, दैट द मेल एंड द फीमेल फ्राई आर ईजिली डिस्टिंग्विशेबल। ऑल्सो इट हैज़ मेनी टाइप ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशन, उसके पास बहुत सारी हेरिडिटरी वेरिएशन भी है जो हम आसानी से देख सकते हैं लो पावर माइक्रोस्कोप में। तो ये सारे रीज़न थे जिनकी वजह से उन्होंने इनको फ्रूट फ्लाइज, या फिर इनका नाम है ड्रोसोफिला मेलेनोजेस्टर, इनको चूज़ किया था। तो यहाँ दे भी रखा है ये मेल है ये फीमेल है, वो पूछ ले डिफ्रेंशिएट करने के लिए दे दे डायग्राम की, बताओ कौन मेल है कौन फीमेल है। तो कुछ भरोसा नहीं है कि NCERT में अगर कोई चीज़ डायग्राम में है लिखी है तो वो पूछ सकते हैं, तो हमें पता होना चाहिए ये छोटी वाली है मेल और बड़ी वाली यहाँ है फीमेल। अब बात करते हैं लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन की। तो मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डायहाइब्रिड क्रॉसेस इन ड्रोसोफिला, जो मॉर्गन थे उन्होंने बहुत सारे डायहाइब्रिड क्रॉसेस करे ड्रोसोफिला में, पढ़ने के लिए जीन कैसे लिंक है, वहाँ पे सेक्स लिंक कैसे हैं। द क्रॉसेस वर सिमिलर थे डायहाइब्रिड क्रॉसेस जो मेंडल ने किए थे पीस में। फॉर एग्जांपल मॉर्गन ने हाइब्रिडाइज करी येलो बॉडी, तो मॉर्गन ने क्या करा, मॉर्गन ने भी क्रॉस करा, येलो बॉडी ली उन्होंने और वाइट आई फीमेल्स ली। यह भी पूछा जाता है कि उन्होंने कौन से कैरेक्टर लिए थे, तो येलो बॉडी है और वाइट आई है किसकी, फीमेल की, और ब्राउन बॉडी है और रेड आई है मेल की।
तो हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं, मेल्स को ज़्यादा गुस्सा आता है, एंगर समथिंग रिलेटेड टू रेड, डेंजर जोन। तो वही ब्राउन बॉडी एंड रेड मेल और वाइट आई और येलो बॉडी फीमेल। तो उन्होंने क्या करा, इनको इंटरक्रॉस करा और F1 प्रोजेनिन बनाई। फिर उन्होंने ये देखा कि जो दो जीन्स थे वो आपस में सेग्रीगेट नहीं हुए independently of each other, and the F2 ratio deviated very significantly from 9:3:3:1। जो अब ये यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, जैसे हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन पढ़ा, वहाँ उसके एक्सेप्शन देखे, लॉ ऑफ डोमिनेंस के को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब यहीं पे हम देख रहे हैं जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था उसका एक्सेप्शन यहाँ पे मॉर्गन ने करा, देखा। जब उन्होंने देखा कि F2 जनरेशन जो आई, जो वहाँ रेशियो आना चाहिए था 9:3:1 का, जो उन्होंने कैरेक्टर लिए थे क्या, येलो बॉडी और वाइट आई और ब्राउन बॉडी और रेड आई, ये जो अलग अलग कैरेक्टर्स थे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे वो रेशियो नहीं मिला जो मेंडल को मिला था। तो मॉर्गन और उसका ग्रुप न्यू दैट द जीन जो थे वो लोकेटेड थे एक्स क्रोमोसोम पे, और उन्हें ये देखा कि जब दो जीन्स एक डायहाइब्रिड क्रॉस में सिचुएटेड है सेम क्रोमोसोम पे, जो प्रोपोर्शन है पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन का वो ज़्यादा हाइयर है देन नॉन पेरेंटल टाइप। मतलब कि वहाँ पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है जो पेरेंटल जीन में कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉन पेरेंटल टाइप के। तो मॉर्गन एट्रीब्यूटेड दिस ड्यू टू द फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ द टू जीन्स एंड कॉइन द टर्म लिंकेज। तो उन्होंने ये बताया कि जो ये हमें रेशियो क्यों नहीं मिला, क्योंकि वहाँ पे क्या थे, हमारे जीन लिंक थे, वो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे, उनका आपस में फिजिकली एसोसिएटेड थे, इसलिए वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से सेग्रीगेट नहीं हो पाए। इसलिए उन्होंने ये इसका रीज़न दिया कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे क्या मिली, जीन में लिंकेज मिली। तो वही लिखा है, मॉर्गन एट्रीब्यूटेड दिस ड्यू टू फिजिकल एसोसिएशन or linkage of two genes and coined the term linkage to describe this physical association of gene on a chromosome, and the term recombination to describe the जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। तो उन्होंने क्या डिस्क्राइब करा है यहाँ पे, फिजिकल एसोसिएशन जीन का क्रोमोसोम पे, और टर्म क्या दिया उन्होंने, रिकॉम्बिनेशन बताई डिस्क्राइब करने के लिए कि जो रिकॉम्बिनेशन चीज़ें हैं ये ऐसी चीज़ें हैं वो क्यों आ रही है, जब कि वहाँ पे नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन जब होगा कि मान लो कि दो हमारे अलग अलग क्रोमोसोम हैं वही, और यहाँ पे एली अलग अलग लोकेटेड है, तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होगा, क्रॉसिंग होगा, तो नॉन पेरेंटल टाइप बनेगा। लेकिन अब जो ये जीन पे जो एलीली है वो एक ही क्रोमोसोम पे लोकेटेड है, तो वहाँ पे ये इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से अलग नहीं हो पाए, सेग्रीगेट नहीं हो पाए, तो वहाँ ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ पे जो पेरेंटल कैरेक्टर थे वही एग्जैक्ट सेम मिल जाए, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट ना हो पाए। तो ये ऐसे क्यों हुआ, लिंकेज की वजह से। तो Morgan and his group also found that even when the genes were grouped on the same chromosome, तो कुछ जीन्स जो होते हैं बहुत टाइटली लिंक्ड होते हैं जो बहुत ही कम रिकॉम्बिनेशन दिखाते हैं। वही मैंने बताया, एक ही जीन पे लोकेटेड है तो वहाँ रिकॉम्बिनेशन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। वाइल अदर जो लूजली लिंक्ड होंगे उनकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो कि वो रिकॉम्बिनेशन दिखा पाएँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे उन्होंने बताया कि फाउंड दैट जो जीन थे वाइट और येलो के, किस चीज़ के, वाइट और येलो, मतलब वाइट आई और येलो बॉडी के वो टाइटली लिंक थे, और उन्होंने सिर्फ 1.3% ही रिकॉम्बिनेशन दिखाया। वहीं पे अगर जो वाइट और मिनिएचर विंग वाले थे उन्होंने कितनी प्रोबेबिलिटी दिखाई, 37.2% का रिकॉम्बिनेशन दिखाया। तो उनका जो एक स्टूडेंट था एल्फ्रेड, उन्होंने ये बताया, एल्फ्रेड स्टूवर्ट ने, कि जो फ्रिक्वेंसी है रिकॉम्बिनेशन की बिटवीन द जीन पेयर, मतलब जीन कितनी फ्रिक्वेंसी से किस रेट से आपस में रिकम्बाइन करेंगे, क्रॉसिंग ओवर होगा, ये जो है क्रोमोसोम की, वो किस पे आता है, ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द जीन एंड मैप देयर पोजीशन ऑफ द क्रोमोसोम। मतलब उन्होंने ये बताया कि जो रिकॉम्बिनेशन है, जो फ्रीक्वेंसी है रिकॉम्बिनेशन की जीन पेयर्स के बीच में एक ही क्रोमोसोम पे, उसको उन्होंने किस चीज़ में नापा कि उनके बीच में कितना गैप है। जितना ज़्यादा गैप उनके अंदर तो उतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की वहाँ रिकॉम्बिनेशन हो पाएगा, जितना कम गैप होगा उतनी प्रोबेबिलिटी कम है कि वहाँ रिकॉम्बिनेशन हो पाए। तो ये भी पूछते हैं कि किसने जीन मैपिंग करी थी, ये भी PYQ है। तो जीन मैपिंग पूछेंगे, दैट इज़ एल्फ्रेड। किसने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिए थे, मॉर्गन। क्रोमोसोमल थ्योरी किसने दी थी, सटन एंड बावरी। और वो तीन साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने उठाया था, डी वरीज, कॉरेंस एंड वॉन टेस्टमार्क। ये तीन थे जिन्होंने मेंडल के काम को दोबारा उठाया, रिडिस्कवर किया। तो दे जेनेटिक मैप आर एक्सटेंसिवली यूज एज अ स्टार्टिंग पॉइंट इन द सिक्वेंसिंग ऑफ होल जीनोम। तो जीन मैप बहुत ज़्यादा यूज होता है सिक्वेंसिंग करने के लिए जीनोम की।
एज वॉज डन इन केस ऑफ ह्यूमन जीनोम सिक्वेंसिंग प्रोजेक्ट। जो हम ह्यूमन जीनोम सिक्वेंसिंग प्रोजेक्ट पढ़ के आए हैं उसमें भी इन्हीं की वजह से जो हमने पढ़ा सीक्वेंस एनोटेशन, सीक्वेंस टैग, ये सारी चीज़ें जो लगाई गई थी, तो ये सब क्या किसकी वजह से पॉसिबल है, हमारा जीन मैपिंग की वजह से। अब नीचे यहाँ पे इन्होंने पूरा क्रॉस समझा रखा है। पेरेंटल है येलो वाइट, वाइल्ड टाइप, वाइट मिनिएचर, वाइल्ड टाइप, F1 जनरेशन आई। इधर F1 फिर जो इसके गैमीट्स बने तो देखो पेरेंटल टाइप 98.7 है, रिकॉम्बिनेशन 1.3%, ये वही तो जो येलो और वाइट वाला था उसमें से 1.3% रिकॉम्बिनेशन दिखाया। वहीं पर जो दूसरा था मिनिएचर वाला उसका रिकॉम्बिनेशन कितना टाइप था, 37.2% था। तो ये भी PYQ एक दो बार पूछा गया कि कौन कितना कम दिखाता है रिकॉम्बिनेशन। फिर ये नीचे F2 जनरेशन आ गई। तो ये क्या बता रहे हैं, देखो पढ़ो। लिंकेज रिजल्ट ऑफ द टू डायहेर्बिट क्रॉस कंडक्टेड बाय द मॉर्गन। जो क्रॉस ए है क्या दिखा रहा है, क्रॉसिंग किसके बीच में, जीन Y एंड W। क्रॉस बी दिखा रहा है जीन W एंड मिनिएचर विंग में। यहाँ पे जो डोमिनेंट वाइल्ड टाइप एलीली है वो रिप्रेजेंट है प्लस साइन से और सब्सक्रिप्ट, और दूसरा वाला ऐसे ही। जो स्ट्रेंथ है लिंकेज की बिटवीन Y एंड W इज़ हायर देन W एंड M। अब इसी लाइन से कहीं PYQ में पूछा गया है कि किसकी लिंकेज, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज कहाँ ज़्यादा मिली, जहाँ पे रिकॉम्बिनेंट की फ्रीक्वेंसी कम थी, परसेंट कम थी, यहाँ कितनी थी 1.3 समथिंग थी। तो यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे लिंकेज क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पे लिंकेज की स्ट्रेंथ कितनी है, ज़्यादा है। तो रिकॉम्बिनेंट कम है यहाँ पे, तो मतलब यहाँ पे लिंकेज ज़्यादा मिलेगी। यहाँ पे इसका रिकॉम्बिनेशन की परसेंटेज ज़्यादा है 37.2, तो यहाँ पे लिंकेज क्या है, कम है, लिंकेज इज लेस। अब हम चलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, मेंडल ने स्टडी करे, मेंडल स्टडीज मेनली डिस्क्राइब दोज ट्रेट दैट हैव डिस्टिंक्ट ऑल्टरनेट फॉर्म सच एज फ्लावर कलर विच आर ईदर पर्पल और वाइट। अभी कह रहे हैं जो मेंडल ने स्टडी करे थे वो मेनली किस बेसिस पे करे, उन्होंने मतलब कौन से कैरेक्टर्स उठाए, उन्होंने वो ट्रेट उठाए जिनके अलग अलग फॉर्म्स वहाँ पे मिल रही थी। जैसे फ्लावर के कलर, दो कलर मिल गए वहाँ पे, पर्पल और वाइट। हाइट उठा ली, टॉल शॉर्ट, ये सब मिल गया। बट इफ़ यू लुक अराउंड, अगर अपने आसपास देखो तो आप देखोगे कि दे आर मैनी ट्रेट विच आर नॉट सो डिस्टिंग इन देयर अकरेंस, की ऐसे बहुत से ट्रेट हैं जिनकी ऐसी दो कंट्रास्टिंग फॉर्म नहीं मिलती एंड स्प्रेड अक्रॉस द ग्रेडियंट, और वो ऐसे ही एक्सप्रेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ह्यूमंस की बात करें तो वी डोंट जस्ट हैव टॉल और शॉर्ट पीपल, हमारे यहाँ सिर्फ टॉल और शॉर्ट पीपल ही नहीं है, एज डू डिस्टिंग ऑल्टरनेटिव वहाँ पे पूरी रेंज मिलती है, कोई बड़ा, कोई बहुत छोटा, कोई इंटरमीडिएट। तो सच ट्रेट आर जनरली कंट्रोल बाय 3 और मोर जीन्स। तो ऐसे कैरेक्टर जहाँ पे सिर्फ दो कंट्रास्टिंग फॉर्म नहीं मिल रही, वहाँ पे उस कैरेक्टर को 3 या 3 से ज़्यादा जीन, एक की बात नहीं हो रही है, 3 या 3 से ज़्यादा जीन कंट्रोल करते हैं, और उसी को क्या कहा जाता है, पॉलीजेनिक ट्रेट्स। क्या कहते हैं, पॉलीजेनिक ट्रेट्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज पॉलीजेनिक ट्रेट, जब कोई कैरेक्टर 3 या 3 से ज़्यादा कंट्रोल करने वाले हैं जीन, दैट इज़ पॉलीजेनिक। नाम से समझा, पॉली मतलब बहुत, जेनिक मतलब जीन्स, तो बहुत सारे जीन्स जो है उस चीज़ को कंट्रोल करें। बिसाइड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल जीन्स, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ऑल्सो टेक इन टू अकाउंट द इन्फ्लुएंस ऑफ द इन्वायरमेंट। उस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पे इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस भी होता है। ह्यूमन स्किन कलर इज़ अनदर क्लासिक एग्जाम्पल फॉर दिस। तो हम यहाँ पे ह्यूमन हाइट, ह्यूमन स्किन कलर, किसका एग्जाम्पल देखना है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। अब जो पॉलीजेनिक ट्रेट है वहाँ पे फिनोटाइप रिफ्लेक्ट करता है कंट्रीब्यूशन हर एक एलीली का, मतलब द इफेक्ट ऑफ ईच एलीली इज एडिटिव। मतलब अगर वहाँ पे हम कह रहे हैं कि 3 या 3 से ज़्यादा, तो वहाँ पे तीनों का ही इफेक्ट वहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा, तब जाके वो हमारा प्रोडक्ट बनेगा। द इफेक्ट ऑफ ईच एलीली इज एडिटिव। टू अंडरस्टैंड दिस बेटर लेट अस अज्यूम कि वहाँ पे 3 जीन है ABC, वो कंट्रोल करते हैं स्किन कलर इंसानों में। जो डोमिनेंट फॉर्म है वो क्या है, ABC, रिस्पॉन्सिबल है डार्क स्किन कलर के। वहीं पे जो रेसेसिव फॉर्म है स्मॉल है, स्मॉल b स्मॉल c, वो रिस्पॉन्सिबल है लाइट स्किन कलर के। अब जो जीनोटाइप आएगा डोमिनेंट एली, कैपिटल A, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल, सबसे ज़्यादा डार्केस्ट फॉर्म मिलने वाली है, विल हैव द डार्केस्ट स्किन कलर। और वहीं पर जहाँ पे सारे रेसेसिव आ जाएंगे वो सबसे लाइटेस्ट कलर होगा स्किन कलर में। As expected, the genotype with the 3 dominant allele and the 3 recessive allele will have an intermediate skin color. लेकिन यहाँ पे जो जीनोटाइप है 3 डोमिनेंट एलीली और 3 रेसेसिव एलीली, इनमें क्या मिलेगा, इंटरमीडिएट स्किन कलर भी मिलेगा। इन दिस मैनर जो नंबर है हर एक टाइप एलीली का जीनोटाइप में, वो डिटरमाइन कर रहा है डार्क होगा या लाइट होगा। तो कोई भी यहाँ पे मतलब ये नहीं कह रहा है कि डोमिनेंट या रेसेसिव ही बताएगा, हर एक एलीली जो भी आएगा उसका इफेक्ट वहाँ पे ऐड किया जाएगा। मान लो इसने कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया वो चीज़ ऐड होगी, इसने कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया वो ऐड होगी, इसने कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया वो ऐड होगा, इसने भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करा वो ऐड होगा, सी ने कॉन्ट्रीब्यूट करा वो ऐड होगा, कैपिटल C ने कंट्रीब्यूट करा वो भी ऐड होगा। अब इन सब का एडिटिव जो आएगा वो हमारे प्रोडक्ट में रिफ्लेक्ट होगा।
होगा। तो इनके कहने का मतलब ये है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या पॉलीजेनिक ट्रेट या वो चीज़ है जहाँ पे एक कैरेक्टर 3 या 3 से ज़्यादा जीन कंट्रोल करे और वहाँ पे वो इन्वायरमेंट से भी इन्फ्लुएंस होगा और वहाँ पे हर एक एलीली का इफेक्ट वहाँ पे ऐड किया जाएगा। ये नहीं कि एक डोमिनेंट है तो उसको माना जाएगा, रेसेसिव वाले को छोड़ दिया जाएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स प्लियोट्रॉपी, ये अभी हमने इसमें भी देखा था स्टार्च जीन सीट वाले में प्लियोट्रॉपी, तब एक जीन एक से ज़्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा था, वहाँ पे क्या आता है स्टार्च का साइज भी आता और शेप भी आ रही थी। वी हैव सो फार सीन द इफेक्ट ऑफ अ जीन ऑन अ सिंगल फिनोटाइप, मतलब एक जीन का असर सिंगल फिनोटाइप पे या सिंगल ट्रेट पे। दे आर हाउएवर इंस्टेंस जहाँ पे सिंगल जीन एग्जिबिट करता है मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, मतलब एक जीन बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करता है। जैसे कि सर जीन इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन, इस जीन को क्या कहा जाता है, प्लियोट्रॉपिक जीन कहा जाता है। द अंडरलाइंग मैकेनिज्म ऑफ प्लियोट्रॉपी इन मोस्ट केसेस इज द इफेक्ट ऑफ अ जीन ऑन अ मेटाबॉलिक पाथवे। अब ये एग्जांपल दे रहा है किसका, कि जो जीन कंट्रीब्यूट करता है मेटाबॉलिक पाथवे वो कंट्रीब्यूट करता है डिफरेंट फिनोटाइप्स में। एन एग्जाम्पल ऑफ दिस क्या है, डिजीज़ फिनाइल क्यूटोनोरिया। किस चीज़ का एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर, फिनाइल क्यूटोनोरिया का एग्जाम्पल दे रहे हैं। विच अकर्स इन द ह्यूमन, जो ह्यूमंस में होती है। ये डिजीज़ किसके वजह से होती है, म्यूटेशन हो जाती है जीन में जो कोड करता है किस एंजाइम के ना, फिनाइल एलानाइन एंजाइम के लिए कोड करता है। जो जीन हमारा किस एंजाइम के लिए कोड कर रहा है, फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सीलेज, इस एंजाइम के लिए वो क्या करता है, कोड करता है। तो इस जीन में क्या हो जाएगी, म्यूटेशन हो जाएगी। कौन सी म्यूटेशन होती है, सिंगल जीन म्यूटेशन। फिर दिस मैनिफेस्ट इटसेल्फ थ्रू फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑन कैरेक्टराइज्ड बाय मेंटल रिटार्डेशन एंड रिडक्शन इन हेयर स्किन पिगमेंटेशन। तो ये अब इसके फिनोटिपिक कैरेक्टर्स क्या दिखते हैं कि वहाँ पे क्या हो जाती है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाए, उसके बाल झड़ जाए, उसकी स्किन पिगमेंटेशन हो जाए, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखने मिलती हैं। तो जीन तो एक था जो सिर्फ किस एंजाइम के लिए कोड करा था, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज। तो जीन तो एक था लेकिन असर देखने मिले हमें बहुत सारे, क्या हो गया, मेंटल रिटार्डेशन हो गई, उसके बाल झड़ गए, उसको स्किन पिगमेंटेशन प्रॉब्लम होने लगी, ये सारी चीज़ें। Now, moving towards sex determination. The mechanism of sex determination has always been a puzzle before the genetics, मतलब कि sex determination कैसे होता है, जब तक जेनेटिक डिस्कवर नहीं हुई, जेनेटिक्स के बारे में लोगों को पता नहीं था, तो एक ही पजल था कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे किया जाता है। द इनिशियल क्लू अबाउट द जेनेटिक क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी ट्रैक बैक टू सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट इन इंसेक्ट। ये क्लू हमें कैसे मिला, लगा जब हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए इंसेक्ट्स पे। इन फैक्ट जो साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन हुई कि मेड इन अ नंबर ऑफ इंसेक्ट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। अब पूछ सकते हैं किस बेसिस पे ये आई चीज़ें, तो क्या करी, साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस की गई किसके अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर, जिसके वजह से डेवलपमेंट हुआ किस कॉन्सेप्ट का, जेनेटिक और क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन का। अब जो हैंकिंग थे ये भी इम्पॉर्टेंट है। Hanking in 1891 could trace a specific nuclear structure all through the spermatogenesis in few insects, and it was also observed by him that 50% of the sperm received this structure after spermatogenesis, whereas the other 50% sperm did not receive it. Hanking gave a name to this structure as the X body. So X body हैंकिंग, हम एक्स बॉडी को हैंकिंग भी कहते हैं, हैंकिंग स्ट्रक्चर मतलब क्योंकि इन्होंने डिस्कवर करता। तो हैंकिंग ने क्या डिस्कवर करा, जब इन्होंने कुछ इंसेक्ट था उसको लिया, उसका स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को ऑब्जर्व कर रहे थे, तो उन्होंने देखा एक स्ट्रक्चर है जो स्पर्मेटोजेनेसिस में है, लेकिन जब स्पर्म बन गए, गैमीट्स बन गए, तो कुछ 50% है जिनके पास वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट था और 50% ऐसे थे जिनके पास वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं था। तो उन्होंने इस स्ट्रक्चर को नाम दिया हैंकिंग बॉडीज़ और एक्स बॉडी। बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन इट सिग्निफिकेंस, लेकिन उसका सिग्निफिकेंस, उसका महत्व नहीं बता पाए थे कि इसका महत्व क्या है। बस उन्होंने ये बताया कुछ स्ट्रक्चर तो है जो शुरू में तो दिख रहा है, लेकिन जब गैमिट बन जा रहा है तो आधों के पास वो है और आधों के पास वो नहीं है। Further investigation by other scientists led to the conclusion that the X body of Hanking was in fact a chromosome। फिर बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट ने और इन्वेस्टिगेशन करा तो उन्होंने बताया जो एक्स बॉडी है, मतलब हैंकिंग ने जिस एक्स बॉडी को नाम दिया है वो क्या है, क्रोमोजोम है, और इसी को क्या नाम दिया गया, एक्स क्रोमोजोम, इस चीज़ को नाम दिया गया। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज गिवन अ नेम ऑफ एक्स क्रोमोजोम, और क्या नाम दिया गया उसको, एक्स क्रोमोजोम नाम दिया गया। इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व, देखा गया कि जो लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट है वहाँ पे मैकेनिज्म जो है सेक्स डिटर्मिनेशन का वो क्या है, एक्स ओ टाइप है। दैट इज सारे एग के पास क्या मिलेगा, एडिशनल एक्स क्रोमोजोम मिलेगा बिसाइड जो दूसरा क्रोमोजोम है ऑटोजोम्स के अलावा। वहीं पे दूसरे हैंड पे देखा गया कि जो कुछ स्पर्म है वहाँ पे एक्स क्रोमोजोम था, वहीं पे कुछ के पास नहीं था। तो जो एग फर्टिलाइज होंगे स्पर्म हैविंग एन एक्स क्रोमोजोम वो बन जाएंगे फीमेल, और जो फर्टिलाइज होंगे उन स्पर्म के द्वारा जिनके पास एक्स क्रोमोजोम नहीं है वो बनेंगे मेल्स। तो डू यू थिंक द क्रोमोजोम नंबर इन द मेल एंड फीमेल आर इक्वल ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्स क्रोमोजोम इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। ऑब्वियसली क्रोमोजोम नंबर तो सेम ही रहेगा,
ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट, अगर एक्स क्रोमोसोम इन्वॉल्व है सेक्स डिटर्मिनेशन में, इसलिए इसको क्या कहा गया, इसको सेक्स क्रोमोसोम कहा गया। एक्स क्रोमोसोम का नाम सेक्स क्रोमोसोम इसलिए रखा गया क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल है सेक्स डिटरमाइन करने के लिए कि जहाँ पे एडिशनल एक्स क्रोमोसोम आएगा वो फीमेल बन जाएगी, जहाँ नहीं होगा वो क्या बन जाएगा, मेल बन जाएगा। एंड द रेस्ट ऑफ द क्रोमोसोम वर नेम्ड एज द ऑटोसोम्स, और बाकी क्रोमोसोम्स को क्या नाम दिया गया, ऑटोसोम्स। तो अब हम पढ़ रहे हैं ग्रास हॉपर एग्जाम्पल है एक्सोटाइप सेक्स डिटर्मिनेशन। ये भी PY के पूछा गया है कि एक्सोटाइप सेक्स डिटर्मिनेशन किस में मिलती है, ग्रास हॉपर में मिलती है, इन विच द मेल हैव ओनली वन एक्स बिसाइड द ऑटोजोम, वेराज वहीं पे फीमेल के पास पेयर ऑफ एक्स होता है। तो ग्रास ऑफर में ये उसकी फीमेल बन जाएगी, जहाँ 2 एक्स मिलने वाले हैं, जहाँ पे एक एक्स होगा ऑटोजोम क्या आएगा, वो उसका मेल बन जाएगा। दीज ऑब्जर्वेशन लेड टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ नंबर ऑफ स्पीशीज़। इस ऑब्जर्वेशन से क्या हुआ कि और सारी स्पीशीज़ में हमने देखा, इन्वेस्टिगेट करा कि उनमें कैसे होता है हम आगे का सेक्स डिटर्मिनेशन। तो अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन अ नंबर ऑफ अदर इंसेक्ट एंड मैमल्स इंक्लूडिंग मैन। वहाँ पे क्या मिलता है, एक्स टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन, जहाँ पे बोथ मेल एंड फीमेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। Among the male, an X chromosome is present, but its counterpart is distinctly smaller and called the Y chromosome. अब ये कह रहे हैं कि मेल और फीमेल यहाँ पे दोनों सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम पोजेस करते हैं। अमंग मेल्स की बात करें तो वहाँ पे एक्स क्रोमोसोम है, लेकिन उसके साथ में क्या प्रेजेंट है, वहाँ पे एक छोटा क्रोमोसोम जिसको वाई क्रोमोसोम कहा जाता है। वहीं पे फीमेल में क्या है, पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स है। अब जो बोथ मेल और फीमेल के पास सेम नंबर ऑफ ऑटोसोम्स है, हैंस द मेल एंड हैव ऑटोजोम प्लस एक्स एंड वाई। वहीं पे फीमेल के पास क्या होता है, ऑटोजोम प्लस एक्स एंड एक्स। मतलब मान लो ये है फीमेल और ये है हमारा मेल, मतलब उसके पास ऑटोजोम प्लस एक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स है, ऑटोजोम प्लस एक्स वाई वो उसके मेल के पास है। इन ह्यूमन बींग्स एंड इन ड्रोसोफिला मेल हैव द एक्स एंड वन वाई क्रोमोसोम। अब ये इंपॉर्टेंट है कि किस में, मेल में, ह्यूमंस मेल में और ड्रोसोफिला में। इन ह्यूमन बीइंग एंड इन ड्रोसोफिला मेल के पास क्या होता है, एक्स और वाई क्रोमोसोम, वहीं पे फीमेल के पास क्या होता है, पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ग्रास ऑफर में क्या था, एक्स क्रोमोसोम ऑटोजोम के अलावा वहाँ पे, और वहाँ थे 2 एक्स एक्स besides autosomes. In the above description, you have studied about the two type of sex determination mechanism. 2 टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म देख लिया हमने, XO टाइप देखा और XY टाइप देखा। बट इन बोथ केसेस मेल प्रोड्यूस कर रहा है 2 डिफरेंट टाइप के गैमेट्स, क्योंकि हाँ देखो यहाँ मेल में भी XO था और यहाँ इधर मेल में एक्स वाई है, तो 2 जब गैमेट्स बनेंगे, इसका क्या बनेगा, एक एक्स टाइप और एक ओ टाइप, इसका बनेगा एक्स एक्स और एक वाई। तो यहाँ 2 टाइप के गैमेट्स बना रहे हैं मेल, ईदर विद और विदाउट द एक्स क्रोमोसोम। एक बन रहा है विद एक्स क्रोमोसोम, एक विदाउट एक्स क्रोमोसोम के साथ। कुछ गैमेट्स बनेंगे एक्स क्रोमोसोम के साथ, कुछ बनेंगे वाई क्रोमोसोम के साथ। तो ऐसे टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन यहाँ पे किसकी वजह से हो रहा है, मेल हेट्रोगैमेटी की वजह से। Such type of sex determination mechanism is designated to be the example of male heterogamity। मतलब यहाँ पे मेल 2 टाइप के गैमेट्स बना रहे हैं, ऐसे सेक्स डिटर्मिनेशन को कहा जाता है मेल हेट्रोगैमेटी। इन सम अदर ऑर्गेनिज्म, अगर बात करें हम बर्ड्स की, वहाँ पे डिफरेंट मैकेनिज्म होता है सेक्स डिटर्मिनेशन का जो ऑब्जर्व किया गया। इस केस में क्या होता है, बर्ड्स की केसेस में जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो सेम है दोनों मेल और फीमेल में, लेकिन 2 डिफरेंट टाइप के गैमेट्स आएंगे सेक्स क्रोमोसोम्स में। जो अब कौन प्रोड्यूस करेगी यहाँ पे, फीमेल, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, फीमेल हेट्रोगैमेटी। तो हमने देखा एक्सओ कहाँ मिल रहा है, ग्रास ऑफर में, एक्स वाई कहाँ है मिलेगा, ह्यूमन में और ड्रोसोफिला में। तो ये किसके एग्जाम्पल है, मेल हेट्रोगैमेटी, जहाँ पे मेल 2 अलग गैमीट्स बना रहा है। फिर हम बात कर रहे हैं फीमेल हेट्रोगैमेटी की, तो वो कहाँ मिलेगी हमें, बर्ड्स में। तो ये इंपॉर्टेंट है, PYQ पूछे यहाँ से, बर्ड्स में क्या मिलती है, फीमेल हेट्रोगैमेटी, मतलब फीमेल यहाँ पे 2 टाइप के गैमीट्स बनाने वाली है। तो इन ऑर्डर टू हैव अ डिस्टिंक्शन विद द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन डिस्क्राइब अर्लियर, द 2 डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फीमेल बर्ड हैज़ बीन डिजिग्नेटेड टू बी द Z एंड W क्रोमोसोम। यहाँ बर्ड्स में क्या मिलने वाले हैं, Z एंड W, क्या मिलेगा, Z और W। इन दीज ऑर्गेनिज्म फीमेल हैव 1 Z and 1 W chromosome, whereas the male have pair of ZZ chromosome beside the autosomes। तो इसकी फीमेल के पास Z और W मिलेगा और इसके मेल के पास क्या मिलेगा, पेयर ऑफ Z क्रोमोसोम्स पेयर मिलेगा इसके मेल के पास, बर्ड्स के ऑटोजोम्स के अलावा। तो ये थी हमारा पूरा सेक्स डिटर्मिनेशन। ग्रास ऑफर में कैसे होता है, XO टाइप है, वहाँ पे XX मिलेगा और विदाउट XO, तो XX वाली फीमेल थी, ये मेल था, यहाँ पे ये मेल है, XX वाली यहाँ फीमेल है। यहाँ बर्ड्स की बात आ गई, यहाँ ZW फीमेल हेट्रोगैमेटी और ZZ वाला यहाँ पे मेल है।
तो ये पूरा यहाँ पे ख़त्म हुआ हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन। अब सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस अलग से बताया गया है कि पूरा कैसे होता है। यहाँ डायग्रामेटिकली भी दिखा रखा है, देखो मेल के पास क्या है एक्स एंड वाई, फीमेल के पास है एक्स एक्स, नीचे ड्रोसोफिला का एग्जाम्पल वही एक्स वाई और एक्स एक्स, नीचे बर्ड का एग्जाम्पल। यहाँ लिखा भी है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स बाय क्रोमोसोमल डिफरेंसेस ए और बी, ड्रोसोफिला और ह्यूमन बोथ इन ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला। फीमेल के पास क्या है एक्स एक्स क्रोमोसोम होमोगैमेटिक, मेल के पास है एक्स वाई हेट्रोगैमेटिक कंपोजिशन। फिर नीचे सी बर्ड्स में दिखाया है ये, यहाँ पे फीमेल के पास क्या है जेड एंड डब्ल्यू, फीमेल के पास है जेड और डब्ल्यू, और यहाँ मेल के पास है जेड जेड क्रोमोसोम्स। अब हम पढ़ते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमंस में कैसे होता है सेक्स डिटर्मिनेशन। इट हैज़ ऑलरेडी बीन मैंशन दैट द सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म इन केस ऑफ ह्यूमंस क्या है एक्स वाई टाइप है। आउट ऑफ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, जिसमें से 22 पेयर एग्जैक्टली सेम होता है मेल और फीमेल में, बचा एक पेयर हमारा एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है हमारे फीमेल में, वहीं पे प्रेजेंस ऑफ एन एक्स और वाई क्रोमोसोम डिटरमेंट है मेल कैरेक्टरिस्टिक का। वहीं पे जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है मेल्स में तो 2 टाइप के गैमीट्स बनते हैं, 50% वो बनेंगे जिनके पास एक्स क्रोमोसोम होगा, 50% वो बनेगा जिसके पास वाई क्रोमोसोम होगा। फीमेल हाउएवर प्रोड्यूस ओनली 1 टाइप ऑफ ओवम जिसमें सिर्फ एक्स क्रोमोसोम होता है। तो देयर इज एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम विद द स्पर्म कैरिंग ईदर एक्स और वाई क्रोमोसोम। तो क्या यह इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि स्पर्म कौन सा स्पर्म जाके उसको फर्टिलाइज करे ओवम को, या तो जिसके पास एक्स होगा या जिसके पास वाई होगा। इन केस अगर ओवम फर्टिलाइज होता है स्पर्म किस स्पर्म के साथ, मान लो ये तुम्हारा, मान लेते हैं ये ओवम है एक्स वाला और ये है हमारे मेल गैमेट, अगर ये इसके साथ फर्टिलाइज हो जाए तो ये बन जाएगा एक्स एक्स, अगर ये इसके साथ फर्टिलाइज होगा तो ये बनाएगा एक्स और वाई, तो ये बन जाएगा हमारा मेल और ये बन जाएगी हमारी फीमेल। तो वही लिखा है कैरिंग एक्स क्रोमोसोम द जाइगोट डेवलप इनटू फीमेल एक्स एक्स, वहीं पे अगर फर्टिलाइजेशन होता है ओवम का वाई क्रोमोसोम वाले स्पर्म के साथ तो वो बन जाएगा मेल ऑफस्प्रिंग में। दस इट इज़ एविडेंट, ये यहाँ से पूरा एविडेंट है कि जो जेनेटिक मेकअप है स्पर्म का वो डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ द चाइल्ड, कि जैसे स्पर्म आके उसको फर्टिलाइज करेगा वही क्या बताएगा, वही जेनेटिक मेकअप बनाएगा चाइल्ड का, वही डिसाइड करेगा कि बच्चा कौन होगा। इट ऑल्सो एविडेंट दैट इन ईच प्रेगनेंसी हमेशा 50% प्रोबेबिलिटी है या तो मेल है या फीमेल चाइल्ड है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट हमारी सोसाइटी में वुमेन को ब्लेम किया जाता है फॉर गिविंग बर्थ टू द फीमेल चिल्ड्रन, की यही रिस्पॉन्सिबल है जो हर बार फीमेल चिल्ड्रन को बर्थ देती है एंड हैव बीन ऑब्स्ट्रेट एंड इल ट्रीटेड बिकॉज ऑफ दिस फॉल्स नोशन। और इस फॉल्स नोशन इस मिथ के साथ इसी की वजह से उनको फॉल्स ट्रीट किया जाता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। जो सेक्स डिटर्मिनेशन है हनी बी का बेस होता है नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, कि कितना क्रोमोसोम का सेट मिल रहा है वहाँ पे इंडिविजुअल में। क्रोमोसोम का सेट मतलब 32 का सेट है, 16 का सेट है, ऐसा। एंड ऑफस्प्रिंग जो बनते हैं फ्रॉम द यूनियन ऑफ स्पर्म और एग से वो डेवलप होते हैं एज अ फीमेल, जहाँ पे स्पर्म और एग फ्यू होके उनका यूनियन होके जो बनेगा वो बनेगा फीमेल में। फीमेल में भी क्या बनते हैं, क्यून बनती है या फिर वर्कर बनती है। वहीं पे जो अनफर्टिलाइज एग डेवलप होते हैं मेल में, दैट इज ड्रोन बाय मीन्स ऑफ पार्थोजेनेसिस। तो पार्थोजेनेसिस कहाँ देखते हैं हम, हनी बीज में, हनी बीज में भी कहाँ, मेल्स में। तो हमने अभी तक इसमें ये देखा कि जो एग और ओवम के फ्यूज़न से बनने वाला है, यूनियन से बनने वाला है, वो बनेगी फीमेल या फिर हमारी क्वीन, सॉरी फीमेल बनती है। फीमेल में 2 कैटेगरी होती हैं, क्यून और वर्कर। वहीं पे जो अनफर्टिलाइज वाली होती है पार्थोजेनेसिस से वो बनते हैं मेल। दिस मीन्स दैट जो मेल है उनके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, अपने फीमेल के पास जो होगा 32 उसका हाफ होगा 16, कहाँ प्रेजेंट होगा, मेल में। जो फीमेल्स की होती हैं डिप्लॉयड होती हैं, उनके इसलिए पास 32 क्रोमोसोम मिलते हैं। मेल हैप्लॉयड होते हैं इसलिए उनके पास सिर्फ 16 क्रोमोसोम मिलते हैं, और इसे कहा जाता है हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। अब ये इंपॉर्टेंट है, क्या है ये हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम। कहाँ मिलता है हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम, हमारे हनी बी में। एंड एज अ स्पेशल, अब हनी बी और ड्रोसोफिला में कंफ्यूज मत होना, ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाइज हैं, हनी बी अलग है, और ड्रोसोफिला और ह्यूमन का सेम था, या हनी बी अलग है। हनी बी में हैप्लोडिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन मिल रहा है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स सच एज मेल प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म माइटोसिस के थ्रू। अब माइटोसिस क्यों होगा इसमें, मियोसिस क्यों नहीं हो रहा, पूछ सकते हो ना कि गैमेट्स तो हमेशा मियोसिस से बनते हैं, नहीं, मियोसिस बनते हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, तो ऑलरेडी हैप्लॉयड है और हैप्लॉयड सेट ही इसको मेंटेन करना है, तो इसलिए यहाँ पे ये होता है माइटोसिस। दे डू नॉट हैव फादर, इनके फादर नहीं होते, एंड दस कैन नॉट हैव सन्स, इसलिए इनके बेटे भी नहीं हो सकते, लेकिन इनके पास ग्रैंड फादर और ग्रैंड सन्स होते हैं। इस कैसे, क्योंकि मेल कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, विदाउट फर्टिलाइजेशन मेल प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसलिए इनके पास इनके फादर नहीं है और ना ही फिर इनके बेटे होंगे।
बेटे भी क्यों नहीं होंगे, क्योंकि जो बनेगा वो भी विदाउट फर्टिलाइजेशन बनेगा। जब फर्टिलाइज ही नहीं करेगा ये किसी ओवम को आगे जाके, तो मेल तो उसका बेटा कहाँ से ही आएगा, सिर्फ बेटी आएगी, क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होता है उससे सिर्फ बेटी आती है। बेटी मतलब फीमेल आती है, और फीमेल में भी क्या होती है, क्वीन और वर्कर्स। अब इन्होंने ये क्यों कहा कि ग्रैंड सन्स और ग्रैंड फादर होंगे इनके पास। ग्रैंड फादर मतलब उसके नाना, जो मतलब जिससे फर्टिलाइज्ड होकर फीमेल बनी है। तो जो फीमेल बनी है और उस फीमेल ने फिर जो वो हैप्लॉइड वाले स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, वही मेल माइटोसिस होके जो मेल बन रहा है सिर्फ हैप्लॉइड वाला नंबर फीमेल से, तो मेल बन रहा है। तो लेकिन जिसके फर्टिलाइजेशन के थ्रू वो फीमेल आई, मतलब मान लो ये फीमेल आ रही है यहाँ पे, ये माइटोसिस है, इसके 16 क्रोमोसोम है, फिर इधर से 16 उठ के आया, इनमें फर्टिलाइजेशन हुआ, 32 वाली फीमेल बन गई। तो जिसके साथ ये फर्टिलाइज करके ये फीमेल बनी है, तो इस फीमेल का फादर तो ये वाला मेल हुआ, और इसका जब इसका हैप्लॉइड कंटेंट वाला बेटा आएगा यानी मेल आएगा, तो वो क्या होगा, तो इनमें क्या रिलेशन हुआ, इसका ग्रैंड फादर और ये इसका ग्रैंड सन। तो इसलिए ये कहा गया कि इनके फादर और सन नहीं होंगे, लेकिन इनके ग्रैंड फादर और ग्रैंड सन होंगे। How is the sex determination mechanism different? The birds in the sperm or the egg responsible for the sex in chicks? ये हम देख के आए हैं, वहाँ पे फीमेल हेट्रोगैमेट्री मिल रही थी ZW and Z, ये थी हमारी फीमेल और ये था हमारा मेल। तो यहाँ पे पूरा सेक्स डिटर्मिनेशन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो से हम कंटिन्यू करने वाले म्यूटेशन में फिर हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स बचे हैं। मोस्ट प्रोबेबली इसकी वीडियो भी आज में अपलोड हो जाएगी शाम तक। तो ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको रीड आउट कर लेना, कोई डाउट हो तो मेंशन कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। और जो हमारी नई फैमिलीज़ ऐड हुई हैं उसके नोट्स भी मैं कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूँगी, तो वहाँ से पढ़ लेना। थैंक यू।